नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा, चिकित्सा मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति से वंचित करना भेदभावपूर्ण नहीं। दिव्यांगों ने विकलांगता पेंशन जारी करने के लिए किया विरोध प्रदर्शन। एनएमसी और डीजीएचएस विकलांग उम्मीदवारों के मेडिकल कॉलेज प्रवेश पर अदालत के आदेश का पालन करने में विफल। सुनेंगे ऑटिस्टिक वयस्कों के जीवन के अनुभवों पर एक फिल्म के बारे में। भारत के परमाणु गौरव के पीछे रोते हैं ग्रामीण झारखंड के लोग। घायल बेटे को नहीं मिली व्हीलचेयर तो अस्पताल के 3rd फ्लोर पर चढ़ा दी स्कूटी। दिव्यांगों को 20 आवश्यक उपकरण मिलेंगे निःशुल्क। ब्लास्ट पीड़ित की सुनने की शक्ति जाने पर मदद न मिली तो दे दी जान। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर लगी नौकरी और अब 77 शिक्षकों पर हो सकती है कार्रवाई। वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन बढ़ाने के लिए प्रदर्शन। 25 दिव्यांगों को मिली ट्राइसिकल, चेहरे पर आई मुस्कान। IBPS बैंक क्लर्क और पीओ के 9000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। शहर से लेकर गांव तक लोगों ने किया योगाभ्यास। दिव्यांग बच्चों का घर घर जाकर करेंगे सर्वे। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों ने मांग न मानने पर धरना की दी चेतावनी। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years.
The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे गौरी और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों, प्रोग्राम में अब तक आप सुन चुके हैं आज के शो की हेडलाइंस और अब बारी है खबरें विस्तार से सुनने का, इसीलिए बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की तरफ। आज की हमारी पहली खबर आती है मुंबई हाई कोर्ट से, जहां पर कहा गया है कि चिकित्सा मानदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति से वंचित करना भेदभावपूर्ण नहीं माना जा सकता। दोस्तों, दरअसल एक अर्धसैनिक कर्मी की केस की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है। ये देखते हुए कि अर्धसैनिक कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा पात्रता शर्तों की संतुष्टि आवश्यक होती है, मुंबई हाईकोर्ट ने पदोन्नति से इनकार के खिलाफ एक विकलांग व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि चिकित्सा मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले दिव्यांग व्यक्ति को पदोन्नति से इनकार का मतलब ये नहीं है कि उसकी विकलांगता के कारण उसके साथ भेदभाव किया जा रहा हो। दोस्तों, ये केस है नागपुर का। नागपुर में न्यायमूर्ति रोहित बी देव और न्यायमूर्ति वृषाली बी जोशी की खंडपीठ ने एक विकलांग CRPF कर्मचारी द्वारा दायर रीट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके साथ भेदभाव किया गया और उसकी विकलांगता के कारण उसे पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है। लेकिन अब मुंबई हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई के बाद CRPF कर्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हम सुनते हैं समाज कल्याण विभाग और उप राज्यपाल प्रशासन के कथित उदासीन रवैये के खिलाफ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों ने किए विरोध प्रदर्शन के बारे में। पिछले कुछ महीनों से विकलांगता पेंशन जारी नहीं होने के विरोध में कई विकलांग व्यक्ति विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए हैं। उन्होंने पेंशन जारी करने में देरी के लिए समाज कल्याण विभाग और LG प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ नारे भी लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर दिव्यांगों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है और निदेशक का पुतला भी फूंका है। प्रदर्शनकारी विकलांगों का कहना है कि सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद भी समाज कल्याण विभाग सत्यापन के नाम पर पिछले कुछ महीनों से विकलांग व्यक्तियों की पेंशन जारी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले विभाग में हमें उनकी पेंशन जारी करने के लिए UDID कार्ड बनवाने के लिए कहा था और अब वे विकलांग व्यक्तियों को केवल 1000 रुपए की मामूली पेंशन देने से इनकार करने के लिए अन्य दस्तावेज मांग रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों ने सरकार से मांग की है कि उन शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पेंशन बहाल की जाए जो पहले से पेंशन ले रहे थे, और जो लोग विकलांगता पेंशन के लिए पहली बार आवेदन कर रहे हैं उनके लिए नए नियम बनाए जाए। दोस्तों, अब सुनते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS की ये खबर। इन्होंने विकलांग आवेदकों के मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित मामलों में विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त द्वारा की गई सिफारिश का पालन नहीं किया है। न तो NMC और न ही DGHS ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट UG और स्नातकोत्तर नीट PG आवेदकों के लिए दिशा निर्देश तैयार करने वाली समिति में विकलांग डॉक्टरों को शामिल करने और चिकित्सा के सुविधा केंद्र बढ़ाने की CCPD की सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। 3 महीनों के भीतर CCPD की सिफारिशों का जवाब देने और उनका अनुपालन करने में विफल रहने के बाद NMC और DGHS अब 31 मई को CCPD की अदालत द्वारा जारी नोटिस के 10 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।
ये ऐसे समय में आया है जब एनएमसी ने अपने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 का दिशा निर्देश या GMER 2023 दिशा निर्देशों में विकलांग व्यक्तियों के लिए MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नियम जारी किए हैं। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी को MBBS प्रवेश के लिए मनोवैज्ञानिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों पर नए दिशा निर्देश तैयार करने को कहा था। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने नीट UG 2023 परिणाम की घोषणा अब कर दी है और MBBS प्रवेश के लिए काउंसलिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता सत्येंद्र सिंह, जिनकी शिकायत पर CCPD की अदालत ने जनवरी में सिफारिश की थी, CCPD से इस घटना को NMC द्वारा गैर अनुपालन का मामला मानने और इस पर एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध भी किया है। ये मामला केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का है। समस्या ये है कि विकलांग उम्मीदवारों के पास कोई स्पष्टता नहीं है। मौजूदा दिशा निर्देश मनोसामाजिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों को प्रवेश से वंचित करते हैं। इसके विपरीत संशोधित NMC दिशा निर्देश उन्हें अनुमति देते हैं, लेकिन ये अभी तक अंतिम नहीं किए गए हैं और उनमें शारीरिक विकलांगता वाले लोगों के लिए विवाद अभी भी बना हुआ है। उम्मीदवारों को ये जानने का अधिकार है कि क्या उनका इंतजार करना फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल तो NMC की ये असंवेदनशीलता उम्मीदवारों के लिए भयावह साबित हो रही है। दोस्तों, अब बारी है ऑटिस्टिक वयस्कों के जीवन के अनुभव पर आधारित इस फिल्म के बारे में ये खबर सुनने की। ऑटिज्म और इंटरसेक्शनलिटी पर एक फिल्म निर्माता जोड़े की एक फिल्म उपयुक्त प्रतिनिधित्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रही है। ये फिल्म 3 ऑटिस्टिक वयस्कों के जीवन के अनुभव पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। फिल्म में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग अपने किशोर जीवन के बारे में बात करते नजर आते हैं। इसमें डैन रोबेलो, एक ट्रांस नॉन बाइनरी प्राइमरी स्कूल शिक्षक, मैत्रेय मटाले, एक संगीतकार और गायक, और अदिति गगरांडे खुद निर्देशक हैं। मुंबई स्थित बुटीक स्टोरी टेलिंग स्टूडियो मच मीडिया की सह संस्थापक अदिति गगरांडे कहती है, हम विकलांगता और समावेशी कहानी को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। भारत में विकलांगता के बारे में अपनी राय बताते हुए अदिति कहती है, पहुंच केवल विकलांग वर्ग या रैंप तक सीमित है। यहाँ तक कि फिल्मों में भी बोलने में अक्षम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। जब ऑटिज्म की बात आती है तो लोग हमेशा कहते हैं कि ये तो पागल है। मेरा सवाल ये है, क्या हमारे पास कोई अन्य शब्दावली नहीं है? 24 वर्षीय अदिति आगे कहती है, हमें इसे बदलने की जरूरत है और लोगों को अधिक स्वीकार करने वाला और उन्हें अधिक सहानुभूति के साथ समझने वाला एक चित्रण दिखाना जरूरी है। अपने उद्देश्य का समर्थन करने के लिए अदिति ने सह संस्थापक, निर्माता और पति आलाप देबूर के साथ अनमास्किंग ऑटिज्म, नेविगेटिंग प्यूबर्टी, फाइंडिंग सेल्फ आइडेंटिटी एंड डेटिंग एंड रोमांस का निर्देशन किया है। 8 मिनट की ये छोटी सी फिल्म जो उनकी वेबसाइट पर देखने के लिए उपलब्ध है, 3 ऑटिस्टिक वयस्कों के जीवन के अनुभवों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो न्यूरो डिजेनरेटिव और विकलांग व्यक्तियों की कहानी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, गर्व की बात तो ये है कि इसे शुक्रवार को जर्मनी के ब्रेमेन में प्राइड फिल्मटेज फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया। डॉक्यूमेंट्री शैली की इस फिल्म में डैन रोबेलो, एक ट्रांस नॉन बाइनरी प्राइमरी स्कूल शिक्षक, मैत्रेय मटाले और संगीतकार और गायक खुद अदिति शामिल है। ये फिल्म मी एज मी अभियान का हिस्सा है, जिसे मुंबई स्थित गैर लाभकारी संस्था उम्मीद बाल विकास केंद्र के सहयोग से बनाया गया है, जिसका मानना है कि विकासात्मक विकलांगता वाले सभी व्यक्ति अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच सकते हैं और समाज में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, फिल्म मेकर्स के निजी जीवन की घटनाओं पर ही फिल्म की कहानी कुछ हद तक आधारित है। अदिति और देबूर वयस्कों के तेजी से बढ़ते समुदाय का हिस्सा है, जिन्हें देर से खोजे गए ऑटिस्टिक के रूप में पहचाना गया है। पिछले साल तक ऐसा नहीं हुआ था कि देबूर को ऑटिज्म का पता चला हो। उसके बाद उनके 65 वर्षीय पिता को और फिर अदिति को आत्मनिदान हुआ। डेबूर बताते हैं कि ये उस समय के दौरान था जब हमने भारत में रहने वाले ऑटिस्टिक वयस्क होने का मतलब क्या है, इसके बारे में ऑनलाइन जानकारी ढूंढना शुरू की और हमें ऑनलाइन बहुत कम जानकारी मिल पाई।
इसके चलते इस जोड़े ने मचमच स्पेक्ट्रम की शुरुआत की, एक समुदाय जिसमें लगभग 30,000 लोग थे जो उनके जैसा ही जीवन जीते थे। एक इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से उन्होंने अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण करना भी शुरू किया और कई ऑटिस्टिक वयस्कों से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त की। दोस्तों, आइए अब आपको ले चलते हैं झारखंड से आ रही एक प्रमुख खबर की ओर। साल 1900 की शुरुआत में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के एक गांव में आदिवासी रहा करते थे, जिनके लिए खेती और पशुपालन ही एकमात्र व्यवसाय था। उसी समय ग्रामीणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक विशेष मार्ग पर एक विशाल पेड़ भी था, जिसके बगल में एक छोटा सा पुल बना हुआ था। गर्भपात की कई घटनाओं और नवजात बच्चों में विकृति और विकलांगता की समस्या होने के बाद ग्रामीणों का मानना था कि पेड़ पर भूतों का साया है। ये आम धारणा बन गई थी कि जो भी इस पेड़ को पार करेगा उसे इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तब से किसी भी गर्भवती महिला को उस पेड़ को पार करने की अनुमति नहीं थी, अन्यथा पैदा होने वाले बच्चे को श्राप दिया जाता। कई साल बीत गए और ग्रामीण निराशा में रहे, जब तक कि एक दिन एक वैज्ञानिक खुलासा नहीं हुआ, जिसके कारण मिथकों का भांडा फोड़ हो गया। ग्रामीणों ने जिसे भूत समझ लिया था वो रेडियोधर्मी निशान थे और इसीलिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL का गठन किया गया। वर्तमान भारत में सक्रिय एकमात्र यूरेनियम खनन कार्यों में से एक UCIL 1967 से वहाँ है। ये देश में पहली यूरेनियम की खदान थी। यूरेनियम के कई उद्देश्य हैं। दुनिया भर में इसका उपयोग बिजली पैदा करने वाले परमाणु रिएक्टरों को बिजली देने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग किसी भी देश की रक्षा में होता है। झारखंड के जादूगोड़ा में इन खदानों से भारत को परमाणु शक्ति बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक बार UCIL के गठन के बाद जादूगोड़ा में स्थानांतरित होने के लिए कर्मचारियों को काम पर रखा गया। धीरे धीरे एक टाउनशिप ने आकार ले लिया और रेडियोधर्मी कचरे को जमा करने के लिए पहला तालाब बनाया गया। जल्द ही टेलिंग तालाबों का विस्तार करने के लिए UCIL ने 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया, जिससे कई लोग बेघर हो गए। तब से 27 साल बीत चुके हैं और UCIL ने अपने नोटिस में दावा किया है कि पुनर्वास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। दोस्तों, इस सब का पहला झटका वहां रहने वाले 68 परिवारों को झेलना पड़ा, क्योंकि वे अभी भी पुनर्वास के वादे और 18 साल के उम्र के बच्चों की दी जाने वाली नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि विस्थापित होने के तुरंत बाद 20 से अधिक लोग लापता हो गए थे। 5 मई 1997 के एक हस्ताक्षरित दस्तावेज में कई शर्तें थी जिन पर UCIL ने सहमति व्यक्त की थी। दस्तावेज में प्रत्येक ग्रामीण को 45,000 रुपए का मुआवजा और प्रत्येक परिवार के तत्कालीन सक्षम वयस्क को एक नौकरी का समझौता किया गया। नौकरियों के बारे में दिए गए वादे कथित तौर पर अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं और जहां तक जमीन के मुआवजे की बात है तो प्रत्येक परिवार को 12 डेसिमल जमीन देने का वादा किया गया था। हालांकि ग्रामीणों का दावा है कि उनका कुल नुकसान कहीं अधिक है। रेडिएशन का असर सिर्फ उनकी जिंदगी पर नहीं पड़ा। टेलिंग पॉन्ड्स वो स्थान है जहां यूरेनियम का कचरा डंप किया जाता है। इसके निर्माण वाली कंपनी ने इन गांवों पर लंबे समय तक प्रभाव छोड़ा है, जहां विकिरण के कारण प्रभावित लोगों के स्पष्ट संकेत देखे जाते हैं। प्रत्येक 1 किलोग्राम यूरेनियम निकालने पर लगभग 1750 किलोग्राम रेडियोधर्मी कचरा निकलता है। दोस्तों, जादूगोड़ा की शुरुआत के पास ही चंटी कोचा नामक एक गांव है जहां 68 परिवार पहली बार विस्थापित हुए थे। आज गांव में अंधेरा छाया हुआ है। कई घरों में अब वर्षों से ताले लगे हुए हैं। उन जानवरों का बहुत ही कम नामो निशान है जिन पर मवेशी पालने वाले ग्रामीण भरोसा करते थे। हैंडपंप घुटनों तक कीचड़ में फंसे पड़े हैं, जो अनुपयोगी होने का संकेत दे रहे हैं। गांव के सभी बच्चे इस बात से अनजान विषैली हवा में सांस ले रहे हैं। विकिरण के प्रभाव का एहसास होने के बाद कई लोगों ने गांव छोड़ दिया है। यहाँ लंबे समय तक रहना सुरक्षित नहीं है। विकिरण के प्रभाव को 1 या 2 साल में नहीं समझा जा सकता। इसका असर काफी समय बाद ही दिखता है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ते हैं, विकिरण शरीर पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है।
इसका पहला तात्कालिक प्रभाव त्वचा रोगों के रूप में होता है, जो सफेद रोम छिद्रों और दाग धब्बे दिखाई देने और दाग धब्बों के रूप में नजर आता है। ये गांव में सबसे आम बीमारी है। चंटीकोचा में ग्रामीणों की त्वचा पर ये दिखाई देती है। जब डॉक्टर की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर को पता ही नहीं था कि ये क्या था और कहा कि ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कई ग्रामीणों ने कहा कि विस्थापित ग्रामीणों के प्रतिनिधियों, सरकार और UCIL अधिकारियों के बीच 700 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। उनके पास प्रत्येक बैठक का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि ठोस समाधान निकालने के लिए अगली बैठक का इंतजार चल रहा है। इसी बीच किसी भी अन्य निजी कंपनी की तरह UCIL का विकास अभी भी जारी है। ये आरोप लगाया गया है कि हालांकि ये केंद्र द्वारा नियंत्रित है, फिर भी इसे निजी ठेकेदारों द्वारा हथियाया जा रहा है। अनजान और असहाय ग्रामीणों का नुकसान अभी जारी है। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक हैं। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, खबर है नई दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने सोमवार को कहा है कि वो सुगम्य सहायता योजना के तहत विकलांग लोगों को मुफ्त उपकरण उपलब्ध कराएगी। इसमें कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग ने 20 प्रकार के आवश्यक उपकरणों की एक सूची तैयार की है। एक अधिकारी ने बताया है कि विभाग उपकरण वितरित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित करेगा। जिन लोगों की विकलांगता 40% या उससे अधिक है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और प्रमाण पत्र जमा करना होगा। योजना को लागू करने के लिए विभाग जल्द ही भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण नियम के साथ 5 साल का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि उपकरणों में मोटर चालित ट्राइसिकल, स्मार्ट स्टिक, फोल्डिंग एक्टिव व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग, वॉकिंग स्टिक, श्रवण यंत्र, बैसाखी, वॉकर और रोलर और शॉर्ट हैंड मशीनें शामिल होंगी। दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं एक सच्ची घटना उधमपुर से। पिछले साल उधमपुर के सलाथिया चौक पर एक विस्फोट में घायल हुए काकूराम नामक एक व्यक्ति ने सुनने की शक्ति खो दी। अधिकारियों से तत्काल कोई भी सहायता न मिलने के बाद पीड़ित ने उसकी विकलांगता के कारण होने वाला अत्यधिक दर्द और कष्ट सहन न होने के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। काकूराम की पत्नी की माने तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना सलाथिया चौक के आसपास आतंकवादियों द्वारा किए गए एक विस्फोट में राम की सुनने की क्षमता खराब होने के लगभग 22 दिन बाद हुई है।
उधमपुर के जिला अस्पताल और बाद में जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में ले जाने के बावजूद राम की हालत तेजी से बिगड़ती गई। वो विस्फोट की चोटों के कारण होने वाली शारीरिक दर्द और सुनने की क्षमता के नुकसान से उत्पन्न भावनात्मक पीड़ा दोनों से ही जूझ रहे थे। रामनगर गांव के रहने वाले राम के परिवार ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। आंखों में आंसू के साथ उन्होंने अपनी बात साझा की। वित्तीय संघर्ष जो राम की श्रवण हानि के बाद बढ़ गया है, एलपीजी सिलेंडर को फिर से भरना जैसी बुनियादी जरूरतों को वहन करने में परिवार असमर्थ है, जिसकी देखभाल राम किया करते थे। परिवार ने अब खुद को बेहद मुश्किल स्थितियों में पाया है। उनके परिवारजन बताते हैं कि हमारे पास अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कोई भी साधन नहीं बचा है। राम की पत्नी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राम हमारा ख्याल रखते थे, लेकिन सुनने में असमर्थता की वजह से उन्हें निराशा आ गई थी। जब ये बोझ उनके लिए असहनीय हो गया तो उन्होंने ये दुखद कदम उठाया। राम के परिवार ने ये भी खुलासा किया कि उन्हें उचित चिकित्सा उपचार नहीं मिला। विस्फोट के 1 साल और 3 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद राम की पत्नी को उनके भारी नुकसान से निपटने में सहायता के लिए कोई पेंशन नहीं मिल पा रही। उनके दुखों को बढ़ाते हुए परिवार को इस साल मार्च में अधिकारियों द्वारा मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए दिए तो गए, लेकिन ये उनके बढ़ते खर्चों और जरूरतों से बहुत ही कम है। राम के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां सहित 4 बच्चे हैं, जो अब इस त्रासदी के विनाशकारी परिणामों से जूझ रहे हैं। काकू राम की पत्नी को उम्मीद है कि सहायता और न्याय की उनकी गुहार सुनी जाएगी और उन्हें विधवा पेंशन प्रदान की जाएगी। दोस्तों, आइए अब आपको देते हैं खबर मध्य प्रदेश से आ रहे एक मामले की, जिसमें मुरैना जिले में शिक्षक भर्ती में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले 77 अभ्यर्थियों के खिलाफ अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है। इन शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। साथ ही सभी पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब ये अभ्यर्थी जेल की हवा खा सकते हैं। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया है कि मुरैना के जिला शिक्षा अधिकारी A.K. पाठक की शिकायत पर मंगलवार की रात देर को इन शिक्षकों के खिलाफ यहां सिटी कोतवाली में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज लगाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई। अब इन सभी शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। यही नहीं, अब इन्हें फर्जीवाड़े के आरोप में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। एक पाठक ने संवाददाताओं को बताया कि मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा में दिव्यांगों के लिए आरक्षित 750 में से 450 पर मुरैना के दिव्यांगों की भर्ती होने का मामला सामने आया। कुछ निःशक्त जनों ने लोक शिक्षण संचालनालय में फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र द्वारा शिक्षक बनने की घटना की जानकारी देते हुए शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय हरकत में आ गया और जांच करने का काम शुरू हुआ। A.K. पाठक ने इसके बाद बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त अनुभव श्रीवास्तव के निर्देश पर मुरैना जिलाधिकारी अंकित अस्थाना द्वारा जांच कराई गई, जिसमें 77 प्रमाण पत्र फर्जी निकल आए। अब इन शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। A.K. पाठक ने बताया कि जिन लोगों ने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल की थी, उन 77 लोगों के खिलाफ बुधवार को मुरैना सिटी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। वहीं मुरैना सिटी कोतवाली थाने के प्रभारी योगेंद्र जदौन ने कहा है कि शिक्षक की नौकरी में फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र लगाने वाले 77 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। अब पुलिस ने भी छानबीन शुरू कर दी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आइए अब आपको ले चले बिहार के मुजफ्फरपुर की ओर, जहां पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन अधिकारी संघ की ओर से बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर के धरना स्थल पर वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस बारे में संघ के अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि अभी वृद्धा, विकलांग और विधवाओं को प्रतिमाह मिलने वाला पेंशन बेहद कम है। 400-500 रुपए में किसी को 2 दिन का भोजन तक नहीं मिलता, पूरा महीना कैसे निकलेगा। इसलिए हम लोग डीएम के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि वो इस तरह के पेंशन की राशि कम से कम 2500 रुपए प्रति माह कर दे।
साथ ही इन लोगों को आयुष्मान कार्ड भी मुहैया कराया जाए ताकि मुफ्त में इनका इलाज हो सके। दोस्तों आइए अब सुनते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती से ये एक बहुत ही अच्छी खबर, जहां पर सदर ब्लॉक परिसर में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने सहायक उपकरण वितरण शिविर लगाया। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख राकेश श्रीवास्तव व खंड विकास अधिकारी आदित्य सिंह यहां मौजूद रहे। इस मौके पर 25 दिव्यांग जनों में ट्राइसिकल बांटी गई। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र अरोरा ने किया और मौके पर कई मान्यवर उपस्थित थे। दोस्तों करियर न्यूज में अब सुनते हैं IBPS RRB क्लर्क PO रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। IBPS ने क्लर्क PO समेत विभिन्न पदों पर निकाली गई भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी है। अब इन 9,053 पदों के लिए 28 जून तक आवेदन किया जा सकता है। इसके पहले आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून थी। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने नोटिस जारी करके कहा है कि IBPS RRB भर्ती 2023 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय मणिपुर राज्य की स्थिति की समीक्षा करने और देश के कुछ हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण लिया गया है। वेबसाइट पर आवेदन का लिंक और फीस भुगतान की विंडो 28 जून 2023 तक खुली रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस भर्ती के तहत ऑफिसर असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 इन सभी के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। IBPS की आधिकारिक वेबसाइट है www.ibps.in। यहां पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। योग्यता के लिए किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना, कंप्यूटर पर काम करना और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। आयु सीमा न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष से कम हो। दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा ली जाएगी। ये 2 चरणों में होगी और प्रारंभिक परीक्षा सभी पदों के लिए समान होगी। इसी के साथ सामान्य वर्ग OBC तथा EWS के लिए आवेदन शुल्क है 850 रूपए। SC, ST और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 175 रूपए देना जरूरी होगा। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी किया जा सकेगा। दोस्तों अब खबर सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बुधवार को शहर से लेकर गांव तक धूम मची रही। शिक्षण संस्थानों, निजी स्कूलों, सामाजिक संगठनों की ओर से योग दिवस का आयोजन किया गया। लोगों को योग कराने के साथ ही इससे होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही लोगों से नियमित योग करने की अपील भी की गई। सुबह सवेरे जगह जगह पर योगाभ्यास कराया गया। योग भगाए रोग के सिद्धांतों पर चलना सिखाया गया। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की ये पहल आज हर व्यक्ति के जीवन का अंग बन रही है। योग मन और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखता है। जर्मनी के बर्लिन में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर सुभाष फलदेसाई, गोवा के कैबिनेट मिनिस्टर हरीश जी, इंडियन एम्बेसडर इन बर्लिन विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे, राज्यसभा सांसद एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष मल्लिका नड्डा, असम के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी रिनेकी सर और यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी के चेयरमैन डॉक्टर PN अरोड़ा मौजूद रहे। योग को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा योग दिवस को घोषित किया गया था। फिर 21 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे UN लिस्ट में अडॉप्ट कर लिया गया। अब ठीक उसी दिन योगा डे 2023 में यानी कि 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ के परिसर में योग दिवस मनाकर विश्व मानवता को संदेश दे रहे हैं। दोस्तों खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से। यहाँ पर सूबे के दिव्यांग बच्चों का सर्वे ICDS की टीम घर घर जाकर करेगी। इसमें ये देखा जाएगा कि उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना है या नहीं, उनको सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। इसमें ICDS और कल्याण विभाग दोनों के विकास मित्रों की मदद ली जाएगी। इसका निर्देश समाज कल्याण विभाग के राज्य आयुक्त निःशक्तता की ओर से दिया गया है। सर्वेक्षण में महिला पर्यवेक्षिका,
ANM प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कर्मी और विकास मित्रों को शामिल किया जाएगा। 10 वार्डों का सर्वे करने पर कर्मी और विकास मित्रों को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट इसी माह जारी की जाएगी। सर्वे के लिए प्रारूप भी तैयार किया जा चुका है। इसी के अनुसार घर घर जाकर जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही इसको समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित ऐप पर अपडेट भी किया जाएगा। दोस्तों, आइए अब प्रोग्राम की आखिरी खबर हम सुनते हैं, जो आ रही है झारखंड के रामगढ़ से। यहाँ पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत रिसोर्स शिक्षक की जिला स्तरीय बैठक सोमवार को झारखंड शिक्षा परियोजना के परिसर में हुई। बैठक में कहा गया कि समग्र शिक्षा के तहत संचालित समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड संस्थान केंद्र में 2 रिसोर्स थेरेपिस्ट की नियुक्ति 18 वर्ष पूर्व की गई थी, पर वर्तमान में जिला परियोजना व बाह्य एजेंसी से कुल 446 रिसोर्स शिक्षक कार्यरत है, जिनका कार्य दिव्यांग बच्चों के शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल विकास और दैनिक क्रियाकलाप में आत्मनिर्भर बनाने का है, जिसके लिए शिक्षक पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ समर्पित है। लेकिन विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के शिक्षकों के प्रति विभाग का रवैया बिल्कुल असंवेदनशील है। गत 8 वर्षों से वेतन में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं दी गई है। वहीं झारखंड शिक्षा परियोजना अंतर्गत कार्यरत सभी पदों में पदस्थापित BRP, CRP, BPO, BPM के वेतनों में निरंतर बढ़ोतरी की गई है, जबकि कैबिनेट के स्वीकृत मानदेय में 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव विभाग के पास कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। साथ ही सरकार की ओर से विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त हेतु झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा अनिवार्य की गई है। ये भारतीय पुनर्वास परिषद के आदेशों का उल्लंघन है। बैठक में मांग की गई है कि छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यों की तर्ज पर सीधी नियुक्ति और परियोजना में कार्यरत सभी प्रकार के रिसोर्सेज शिक्षक का समायोजन किया जाए। भारतीय पुनर्वास परिषद के नियमानुसार 10 दिव्यांग बच्चों के अनुपात में 1 विशेष शिक्षक अधिकृत है। कहा गया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत शिक्षकों की संख्या मात्र 940 है। इसीलिए 10 बच्चों पर 1 शिक्षक की नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए जिला रोस्टर का पालन कर मौखिक परीक्षा आयोजित करते हुए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद को भरा जाए। अन्यथा रिसोर्स शिक्षक काला बिल्ला लगाकर हड़ताल कर 28 जून तक रोषपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर अपना फीडबैक। जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा, चिकित्सा मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति से वंचित करना भेदभावपूर्ण नहीं। दिव्यांगों ने विकलांगता पेंशन जारी करने के लिए किया विरोध प्रदर्शन। NMC और DGHS विकलांग उम्मीदवारों के मेडिकल कॉलेज प्रवेश पर अदालत के आदेश का पालन करने में विफल। सुनेंगे ऑटिस्टिक वयस्कों के जीवन के अनुभवों पर एक फिल्म के बारे में। भारत के परमाणु गौरव के पीछे रोते हैं ग्रामीण झारखंड के लोग। घायल बेटे को नहीं मिली व्हीलचेयर तो अस्पताल के 3rd फ्लोर पर चढ़ा दी स्कूटी। दिव्यांगों को 20 आवश्यक उपकरण मिलेंगे निःशुल्क। ब्लास्ट पीड़ित की सुनने की शक्ति जाने पर मदद न मिली तो दे दी जान। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर लगी नौकरी और अब 77 शिक्षकों पर हो सकती है कार्रवाई। वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन बढ़ाने के लिए प्रदर्शन। 25 दिव्यांगों को मिली ट्राइसिकल, चेहरे पर आई मुस्कान। IBPS बैंक क्लर्क और PO के 9,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। शहर से लेकर गांव तक लोगों ने किया योगाभ्यास। दिव्यांग बच्चों का घर घर जाकर करेंगे सर्वे। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कार्य